हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम औरूफ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस में जो मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ हैं सिर्फ उसके बारे में, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ बीच बीच में बोलना चाहिए था और उसको टॉपिक में नहीं कर पाया, बस उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इस पूरा चैप्टर पे दो चीज़ हम देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन देखे थे। सेकंड क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अबाउट एन एक्सिस, ये देखे थे। तो इन दो केस के लिए डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला हम लोगों को मिला था। फार्मूला क्या था? फार्मूला था सिंपली एम आर डी एम फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, ये फार्मूला था। फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम एंड डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम लोगों को मिला था एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एम आई। ये सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन आर डी एम फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम एंड समेशन ओवर एम आई आर आई स्क्वायर फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। तो अब ये जो दो चीज़ हैं, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही अगर हम बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो हम बोले थे कि द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, कि कहाँ पे हम एक्सिस को ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से, कितना दूरी पे एक्सिस को ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल्सो द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस की वो परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, कैसे होगा, मतलब हम अगर ऐसे लेंगे तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ऐसे लेंगे तो दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फॉर द सेम बॉडी। तो इस टाइप का हो रहा था। बट एक क्रूशियल चीज़ जो मिस हुआ था, जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो क्या है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस चीज़ के ऊपर तो डिपेंड करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी ये मास डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे देखो एक ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, कोई भी शेप ले सकते हो, बट ट्रायंगुलर शेप का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये रोटेट करेंगे कुछ इस सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर और मास कितना है मान लेते हैं m1। दूसरा, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका मास है m2। मैं समझ रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, m1 m2 मेरे को लेना नहीं चाहिए था, फिर भी जस्ट फॉर एजाम्पशन हम ले रहे हैं। अभी इसका जो रेडियस होगा मान लेते हैं ये इस रेडियस पाथ पे रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो ये बताओ, ये m1 के लिए मोमेंट, दोनों का मास मान लो सेम है, m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों का मास सेम है, तो किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, m1 के लिए या m2 के लिए? ऑब्वियसली किसके लिए? m2 के लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है m r स्क्वायर। तो r जितना ज़्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, है ना, I प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अभी जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना एक्सिस से दूर होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना एक्सिस से दूर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसको रोटेट करने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाना मतलब क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन घट जाना। जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मान लो ये फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, वो अगर मान लो कांस्टेंट है, तब क्या होगा? तब क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन कांस्टेंट बन गया, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट बन गया। अभी अगर 1 kg का एक मास लोगे, 1 kg का एक मास लोगे और इसमें तुम कितना एक्सीलरेशन दे सकते हो फोर्स देके, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल कितना फोर्स हम दे सकते हैं, 3 kg मीटर सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर, 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना फोर्स मतलब 3 न्यूटन का फोर्स देने का कैपेसिटी है, ये कांस्टेंट है 3 न्यूटन का। अभी मान लो ये 1 kg की जगह पे अगर हम 3 kg मास ले लेते, तब हम कितना एक्सीलरेशन दे पाते, ये अगर निकालना है तो ऑब्वियसली मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वो जो कांस्टेंट फोर्स था वो करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हम एक्सीलरेशन दे सकते हैं सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर ए कांस्टेंट फोर्स हम क्या कर पा रहे हैं, जितना मास बढ़ रहे हैं उतना एक्सीलरेशन घट रहा है। सेम तरीके का चीज़ है इसमें रोटेशनल मोशन पे।
रोटेशनल मोशन इज एनालोगस विद द ट्रांसलेशनल मोशन। तो जहाँ पे वहाँ पे फोर्स था रोटेशनल मोशन पे, ये आ जाएगा क्या, टॉर्क। और देखो कंपैरिजन करके ही लिख रहा हूँ, एफ इक्वल्स टू ए में फोर्स को टॉर्क बोल रहे हैं, एक्सिलरेशन को एंगुलर एक्सिलरेशन बोल रहे हैं, और मास को ही हम रोटेशनल मोशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मास इन ट्रांसलेशनल मोशन इज सिमिलर टू टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। मैं पहले भी इस बात को बोला था। अभी मान लो ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, आई अल्फा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अभी आई को जितना बढ़ाएंगे अल्फा घट जाना चाहिए, आई जितना बढ़ जाएगा उतना अल्फा घट जाएगा। तो जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लो एक ऐसा एक्सिस है, एक ऐसे रॉड है, यहाँ पे यहाँ पे एक मास है और दूसरा और एक सिस्टम है सेम टाइप का, और यहाँ पे मास है। तो ये बताओ किस सिस्टम को घुमाने के लिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ऑब्वियसली जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको घुमाने के लिए, उसको सेम एंगुलर एक्सेलरेशन पे घुमाने के लिए ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा, है ना। जैसे कि एक केजी वाला मास है, उसको अगर हम पुश करें तो जितना फोर्स देना होगा, अगर 10 केजी वाला मास है तो ज़्यादा फोर्स देना होगा टू गेट द सेम एक्सिलरेशन ऑफ बोथ द मासेस, राइट। अभी मान लेते हैं कि एक आदमी है, जिस आदमी का कैपेसिटी ही है एक पर्टिकुलर टॉर्क देने का, उससे ज़्यादा वो टॉर्क नहीं दे सकते, तो मतलब टॉर्क कांस्टेंट हो गया। टॉर्क क्या हो गया, जो मैक्सिमम टॉर्क वो दे सकते हैं वो टाउ मैक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब अभी फॉर्मूला इस जैसा बन गया कि आई अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क इज कांस्टेंट, आई अल्फा इज कांस्टेंट। तो अभी हम लोगों को ये देखना है, अगर डायरेक्टली पूछ देते हैं कि अगर हम दोनों पे ही सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क अप्लाई करें, इसमें और इसमें, तो कौन ज़्यादा तेजी से घूमेंगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, किसका स्पीड ज़्यादा होगा। स्पीड मीन्स किसका एंगुलर एक्सिलरेशन ज़्यादा होगा, राइट। टॉर्क देंगे तो एंगुलर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना तेजी से वो घूम रहा है, राइट। तो कौन ज़्यादा तेजी से घूमेंगे, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। तो उसके लिए हम लोगों को मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे जो ये मास था, कितना भी मास हम ले लें, एम, ठीक है। तो अगर ये मास एक्सिस से दूरी मान लो स्मॉल आर है, इस मास का एक्सिस से दूरी मान लो कैपिटल आर है, तो ऑब्वियस बात है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखेंगे एम आर स्क्वायर होगा, इसके लिए एम आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए एम आर स्क्वायर, इसके लिए एम कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली हाई है, ये वैल्यू लो है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, कम हो गया। किसका, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए तो उसको घुमाने में मतलब आसानी होती है ना। जैसे कि क्योंकि टॉर्क तो कांस्टेंट है, टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब I1 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू I2 अल्फा 2 होना चाहिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, I2 बाई I1। अभी यहाँ पे बोलो I2 ज़्यादा था या I1 ज़्यादा था, कौन ज़्यादा था, ऑब्वियसली ये सेकेंड वाला ज़्यादा था। तो I2 ग्रेटर देन I1, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1। तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 हम लोगों को 1 से ज़्यादा मिला, तो अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 मिल गया। किसको घुमाने में आसानी होगी, दैट इज फर्स्ट वाले, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको उस पे ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए ही एक चीज़ यूट्यूब में आई होप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो बोल रहा हूँ। मान लो एक रोटेटिंग टेबल है, कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी देते हैं, एक रोटेटिंग टेबल है जो कि रोटेट कर सकते हैं उसके एक्सिस के अबाउट। अभी इसमें मान लो एक लड़की इस टाइप पे है, इसके ऊपर, ठीक है, इस टाइप पे। तो जब इसका आर्म को ये स्ट्रेच करेंगे, जिस टाइम पे इसका आर्म स्ट्रेच होगी उस टाइम पे क्या है, आर्म मतलब इस पे मास है, इसके हाथ पे मास है ना,
तो ये मास को ये दूर फैला रहे हैं। दूर फैला रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सिस से दूर जा रहा है। एक्सिस से दूरी अगर बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन पे आर बढ़ रहा है। आर बढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है कि अल्फा जो है वो घट जाएगा फॉर द कांस्टेंट टॉर्क। ठीक है, ये पहले कुछ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे घूम रहा था। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रहा है तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम को कॉन्जर्व होना चाहिए, टॉर्क को भी कॉन्जर्व होना चाहिए, राइट। क्योंकि एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन है नहीं अगर, तो टॉर्क तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट, आइदर कांस्टेंट और जीरो। ठीक है, तो इसमें देखो अगर कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा, आई बढ़ जाएगा तो अल्फा घट जाएगा। फिर ये अगर हाथ को ऐसे कर लेती हैं कुछ इस तरीके से अपने पास नज़दीक लेके आते हैं तो क्या होगा, एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन को नज़दीक लेके आ रहे हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन अब नज़दीक आ गया है। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, आई का वैल्यू घट जाएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा मतलब क्या है, अल्फा बढ़ जाएगा। तो ये अगर हाथ को स्ट्रेच करके घूमना चाहते हैं, हाथ को स्ट्रेच करके घूमना चाहते हैं तो घूमना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाथ को जैसे ही अपने नज़दीक लेके आएंगे तो जल्दी जल्दी घूमना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि टॉर्क उसमें घट रहा है। ठीक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है अभी समझ गए हो। देखो नेक्स्ट और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन पे भी पड़ जाता है। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम दो स्फीयर ले रहे हैं, एक हॉलो एक सॉलिड। क्या ले रहे हैं, एक हॉलो स्फीयर और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। दोनों का मास बिल्कुल सेम है, दोनों का मास, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, इसका भी रेडियस कैपिटल आर है। बट एक हॉलो है एक सॉलिड है। सबको पता है, मेरे को भी पता है, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होना चाहिए। हॉलो के लिए टू थर्ड एम आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉलिड के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। सबको पता है ये चीज़। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यू ये 2/3 है, क्यू ये 2/5 है। मीन्स क्यू ये जो वैल्यू है ज़्यादा है। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्यू ज़्यादा है। मीन्स अगर हम I1 बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं, देन वाई I1 ग्रेटर देन I2 है ना। 2/3 तो ज़्यादा ही होगा ना 2/5 से। 2/5 छोटा है, 2/3 ज़्यादा है, तो I1 क्यू ज़्यादा है। हॉलो स्फीयर को घुमाने में मतलब आसानी ज़्यादा होगी या फिर सॉलिड को, कौन ज़्यादा जल्दी तेज़ी से घूमेंगे। तो देखो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसको बोल दे तो बहुत आसान है कि क्योंकि हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि हॉलो स्फीयर का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगी, मतलब सॉलिड स्फीयर को घुमाने में आसानी होगी और हॉलो स्फीयर ज़्यादा तेज़ी से नहीं घूमेंगे। ठीक है, उसको तकलीफ होगी उसमें। तो फैक्ट ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब फिजिकली थोड़ा चीज़ को समझते हैं। देखो मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन पहले कह दिया था, ठीक है। तो मतलब इसका मास कितना है, कैपिटल एम। इस सॉलिड का मास कितना है, कैपिटल एम। तो हॉलो का जो मास है कैपिटल एम, वो पूरा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल मास की बात कर रहे हैं। टोटल मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकमफेरेंस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की जहाँ पे बात कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पॉइंट पे, राइट। इवन सरकमफेरेंस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मान लो कि टोटल मास मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करें, तो हम जस्ट फिजिकली क्योंकि चीज़ को बता रहे हैं, फिजिकली बोल रहे हैं, इसलिए ये बताओ मेरे को कि किस पे डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मास भी सेम है, किसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है या इसका डेंसिटी ज़्यादा है, क्या लग रहा है। देखो एक दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, बट मास डिफर कर रहे हैं। मास क्या है, डिफर कर रहे हैं। तो सॉरी मैं गलत कहा,
मास सेम है, दोनों का क्या है, मास सेम है, सॉरी दोनों का मास सेम है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है। तो इसका मतलब हॉलो का मास क्या है, कैपिटल एम, सॉलिड का मास क्या है, कैपिटल एम। इसका वॉल्यूम, किसका, सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, होगा। इसका मान लेते बहुत ही नेग्लिजिबल छोटा सा, बहुत ही एक थिकनेस है, कितना, डी एक्स अमाउंट या डी आर अमाउंट थिकनेस, क्या है, डी आर थिकनेस है, बहुत ही नेग्लिजिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ना, हॉलोस्फीयर है मान लेंगे, लेकिन जिस पे मटेरियल है उसमें तक कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो वो डी आर मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसका जो अगर वॉल्यूम हम निकालेंगे तो सिंपली आ जाएगा 4πr², मतलब सरफेस एरिया इंटू डी आर, 4πr² डी आर, क्या मिला, 4πr² डी आर। देखो तो इसमें अगर हम इस तरीके से ही लिखे इस चीज को तो क्या आ रहा है, 4πr² इंटू, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं r/3, क्या लिख सकते हैं, r/3। तो r/3 ज़्यादा है या डी आर ज़्यादा है, डी आर बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0 है डी आर। तो यहाँ पे नीचे बहुत छोटा डिनोमिनेटर पे बहुत ही छोटा टर्म है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एम मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ हॉलोस्फीयर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ पे r/3 इतना छोटा नहीं है वो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है, कम है इन कंपैरिजन विद द हॉलोस्फीयर। तो हॉलोस्फीयर का डेंसिटी क्यों बढ़ा, ये समझ आया, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। वो जो मास जितना भी एलिमेंट है, अगर मान लो आयरन से बनाया गया है, तो आयरन एलिमेंट पूरा कहाँ पे है, उसके उसके जो सरकमफेरेंस है, उसके मतलब जो एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया, सिर्फ आउटर सरफेस एरिया पे ही वो है, क्योंकि इना तो अंदर तो खोखला है, अंदर तो है नहीं कुछ, क्लियर। तो बाहर ही सिर्फ है, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रो प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, राइट। और सॉलिड में क्या है, सॉलिड में तो पूरा अंदर भी है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 4/3 पाई आर क्यूब, अंदर भी है मटेरियल्स, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी घट जाएगा, क्लियर। अब मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा मास छुपा हुआ है। मान लो इसमें वॉल्यूम में भी डी भी मान रहा हूँ, इसमें भी वॉल्यूम हम इसके कहीं पे भी डी भी मान रहा हूँ, तो इसका मास ज़्यादा होगा या इसका मास ज़्यादा होगा, किसका मास ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसका ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली रो से ही मल्टीप्लाई करना है। अभी हॉलोस्फीयर का डेंसिटी ज़्यादा था तो इसका मास भी ज़्यादा होगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है हॉलोस्फीयर के लिए एक्सिस से बहुत दूर है और बहुत हेवी भी है, एक्सिस से बहुत दूर हैं और बहुत हेवी भी हैं हॉलोस्फीयर के लिए। तो अगर एक्सिस से दूर भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, आई का फॉर्मूला है mr², तो ऑब्वियस बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, राइट। तो जो मास सॉलिड स्फीयर में इस जगह पे था, जो मास सॉलिड स्फीयर में इस जगह पे था, वो मास ही हॉलोस्फीयर में उस जगह पे नहीं है, वो सरकमफेरेंस पे है, मतलब आउटर सरफेस एरिया पे है। तो ये डिस्टेंस, ये दूरी कम है या ये दूरी कम है, ऑब्वियसली ये दूरी कम है, जिसका दूरी कम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए इसलिए घट जाता है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। बहुत कुछ कह दिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे, मतलब किस सिचुएशन पे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3 मैं एक्सिस ले रहा हूँ, 3 एक्सिस ले रहा हूँ, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा हम बस दो एक्सिस ले रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि किसके अबाउट घूमने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, बोल सकते हो ना। ऑब्वियसली इसके अबाउट, क्योंकि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ देखें तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नज़दीक 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 है, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कितना आर का वैल्यू हो सकता है, कैपिटल आर ही मैक्सिमम हो सकता है, जो कि उसका रेडियस है। बट उसमें ही अगर हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं
तो इसका जो मैक्सिमम मास डिस्ट्रीब्यूशन हो कितना दूरी पे है, 2r डायामीटर दूरी पे है, तो ऑब्वियसली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एंड इसके अबाउट घुमाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। एंड दोनों केस के लिए ही अगर मान लो इक्वल टॉर्क दे रहे हो, दोनों पे ही इक्वल टॉर्क दे रहे हो, तो एक्सेलरेशन जो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। सिंपल मैटर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट था आज का क्लास। ठीक है, अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। और अगर नया हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नया जितना भी वीडियोस आए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।